प्यारे बच्चों, पाठ 15 के अंत में हमने पढ़ा कि मीनू जब साड़ियों के डिब्बे लेकर के हॉस्टल पहुंचती है तो हॉस्टल की सभी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उससे प्रश्न करने लगती है। पहली लड़की मीनू से पूछती है कि मीनू, बड़ी ही सुंदर साड़ियां खरीद कर लाई हो, क्या ये तुमने अपने लिए खरीदी हैं? तुरंत दूसरी लड़की बोल पड़ती है कि मीनू, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है और तुमने हमें बताया भी नहीं। तीसरी लड़की बोल पड़ती है कि मीनू, कैसे हैं हमारे जिया जी, क्या उनका फोटो है तुम्हारे पास, हमें नहीं दिखाओगी? चौथी लड़की पूछती है मीनू से कि क्या काम करते हैं हमारे जिया जी, और उसके तुरंत बाद पांचवी लड़की बोल पड़ती है, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जिया जी? एक साथ इतने प्रश्न मीनू से, मीनू किसी को जवाब देती, उसको अवसर ही नहीं दिया गया। जब सभी लड़कियां चुप हो जाती है तब मीनू शांत स्वर से उन्हें बताती है कि ये जो साड़ियां हैं ना, ये मैंने स्वयं के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन आशा के लिए खरीदी है, क्योंकि 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर के सभी लड़कियां चुप हो जाती हैं। अब उनमें साहस नहीं था कि वो मीनू से कुछ और पूछ पाते। थोड़ी देर बाद वो वहां से निकल जाती है और मीनू भी सामान लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। पाठ 16 में बताया गया कि आशा की शादी में मात्र 2 दिन शेष रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। घर आकर उसने माँ के साथ काफी काम कराया और काफी काम अभी बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था। भले ही मीनू की छोटी बहन थी आशा, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ या उसके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। मीनू की बुआ जी भी शादी के 2 दिन पहले ही वहां पहुंच गई थी। मीनू के माताजी और पिताजी की शंका थी, मन में डर था कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे कुछ ऐसा शब्द न कह दे जो कि उसके दिल को ठेस पहुंचाए, क्योंकि वो उनकी आदत जानते थे। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं बुआ जी के बारे में, जब दयाराम जी को दिल का दौरा पड़ा था कि कैसी बेहुदी बातें वो करती है। यही बात का डर उन्हें सता रहा था, क्योंकि बुआ जी जो है एक मुंहफट औरत थी, वो नासमझ औरत थी। उन्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि कहां पर कब कैसी बातें करनी चाहिए। वो ये भी नहीं सोचती थी कि सुनने वाले पर उसकी बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके मन में संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं बुआ जी मीनू को कुछ ऐसा न पूछ ले जिससे मीनू की भावनाएं आहत हो, मीनू के दिल को ठेस पहुंचे। इसलिए अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को, यानी मीनू की बुआ को, अलग कमरे में बुलाया और कहा कि बहन जी, प्लीज आप मीनू से उसकी शादी के बारे में कुछ मत पूछना। इस पर बुआ जी कहती कि ना भैया, मैं तो उससे ना तो कुछ पूछ रही हूं और ना ही पूछूंगी, पर एक बात बताओ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम्हें मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। उनकी बात सुनकर के दयाराम जी बोले, नम्रतापूर्वक आदर से बोले कि बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और बोले, फिर मीनू वकालत की पढ़ाई पढ़ रही है, अभी उसकी शादी नहीं कर सकते हम, अर्थात हम उसकी पढ़ाई बीच में नहीं छुड़वा सकते हैं। इतना कहकर दयाराम जी वहां से निकल गए और अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह से शादी की अनेक रस्में शुरू हो जाती है। उसमें एक रस्म ऐसी भी है जिसमें कि बड़ी बहन, जो कि शादीशुदा होनी चाहिए, वो अपनी छोटी बहन की आरती उतारती जिसकी शादी हो रही होती है। जैसे उस रस्म की बारी आई, उस रस्म का नंबर आया, तो मीनू की बुआ जो है तुरंत बोली मीनू की माँ से कि मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? मीनू सामने बैठी हुई थी। माँ ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बोले, बड़ी बहन करती है और मीनू बड़ी बहन है, इसलिए यह रस्म भी मीनू ही करेगी। सुनकर के बुआ जी उत्तेजित हो जाती है, कहती है कि मीनू, अरे ये रस्म मीनू कैसे कर सकती है? उसकी तो अभी शादी नहीं हुई है और ये रस्म शादीशुदा बहन ही कर सकती है। ये बात सुनकर के सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा जाता है। मीनू का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर
माँ उसकी मन स्थिति समझ गई। माँ समझ गई कि बुआ जी के शब्दों से मेरी बेटी आहत हुई है, बुआ जी के शब्दों ने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए मीनू का मनोबल बढ़ाने के लिए माँ बुआ जी से कहती है कि बुआ जी आजकल कौन मानता है इन सब बातों का, मेरी मीनू ही ये सारी रस्में करेगी। ये कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। जैसे ही मीनू ने रस्म शुरू की, वहां आस पड़ोस की भी औरतें आ रखी थी। वे बड़े ही कटाक्षपूर्ण निगाहों से, नजरों से मीनू को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में मीनू पर ताना कस रहे हो, व्यंग्य कस रहे हो। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी, मीनू पर ताना मारने लगी। उस समय एक बार तो मीनू का दिल ये हुआ कि वह उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर सीधे अंदर जाए और अपनी किस्मत पर रोए, लेकिन मीनू ने संयम से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने के बाद ही वो वहां से हटी। जैसे वह अंदर कमरे में गई, अंदर जाकर के वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में ही तुरंत आशा भी वहां उस कमरे में जाती है, लेकिन जैसे मीनू आशा को अंदर आते देखती है, वह झटपट अपने आंसू साफ कर लेती है और आशा से शांत मन में बात करती है। आशा को उसने ये एहसास नहीं होने दिया है जैसे कि वो अभी तक रो रही थी। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में अब कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में, एक ग्रुप बना करके जो है खेल रहे थे और घर के सभी बड़े व्यक्ति जो हैं वो काम में व्यस्त थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद जो है आशा को तैयार करने के लिए ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया। मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर आशा को तैयार किया, सजाया। आशा ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसके कारण उसका रंग रूप और भी अधिक निखर आया था। जो कोई भी आशा को देखता वह आशा के रंग रूप की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने भी एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि साड़ी पहनना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। साड़ी संभालना शुरू में बड़ा मुश्किल काम होता है, परंतु उसने विशेष तौर पर अपने लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने उस साड़ी को पहना। हरे रंग की साड़ी थी। जब मीनू ने वो साड़ी पहनी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हल्का सा उसने मेकअप किया था, इसलिए उसका रंग रूप निखर आया था। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे आई। घर में काफी मेहमान आ चुके थे। मीनू ने उन सब का स्वागत किया। इतने में ही वहां आशा की 2 सहेलियां पहुंचती है। मीनू उनसे बात करने में व्यस्त हो जाती है। तभी मीनू का ध्यान पास ही खड़ी 2 महिलाओं की ओर जाता है जो आपस में बातें कर रही थी। पहली महिला दूसरी महिला से पूछती है कि इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा किया और बताया कि वो जो सामने हरे रंग की साड़ी में है ना, वही इनकी बड़ी बेटी है। तीसरी महिला बोलती है कि लड़की तो बड़ी ही सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई। इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं आजकल की लड़कियों के। दूसरी महिला जो कि मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, वह बोली ये जो लड़की है ना, ये वकालत की पढ़ाई कर रही है, इसलिए इसने शादी करने से मना कर लिया है अभी। तभी पहली महिला बोल पड़ती है कि पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है, आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। मीनू आशा की सहेलियों के साथ बातें कर रही थी, परंतु उसके कान पर उन महिलाओं की भी शब्द सुनाई दे रहे थे, अर्थात वह उन महिलाओं की बातें सुन रही थी। ये सब बातें सुनकर के वह परेशान हो रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है। वह शादी करे या न करे, किसी को इससे क्या लेना। ये समाज को किसी भी तरह चैन नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का दिल जो है बेचैन हो उठता।
उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती, पीड़ा पहुंचती, और उसकी दिल की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता। फिर भी मीनू के अंदर इतनी सहन शक्ति थी कि उसने कभी भी अपने दिल की पीड़ा को अपने चेहरे तक नहीं आने दिया। जयमाला का कार्यक्रम पूरा होता है। मीनू खुशी खुशी हर कार्य करती जा रही थी, हर कार्यक्रम में भाग ले रही थी। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई। उस समय दयाराम जी और उनकी पत्नी की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विदाई के पल ही ऐसे होते हैं, बड़े भावुक पल होते हैं। वास्तव में एक ऐसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को हमेशा के लिए दूसरों के हाथों सौंप देते हैं। हर पल साथ रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है, और घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धनी हो जाती है। जैसे ही आशा विदा हुई, मां अंदर जाती है, कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। दयाराम जी की आंखों में भी जो है आंसू होते हैं, परंतु उन्होंने अपने ऊपर सहम रखकर वो फिर अपने काम में लग गए। मीनू जब अंदर जाती है, माँ को रोता देखती है। माँ को इस तरह रोता देखकर मीनू को लगा, मीनू मन ही मन सोचती है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं हमेशा अपनी माँ के पास ही रहूंगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके दिल में पैदा हुआ। सोचने लगी कितना कष्ट सहा माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर सुख सुविधा का, हर खुशी का ध्यान रखा है। वह कभी अगर बीमार भी हुई है, उस समय भी वह हमारी चिंता करती रहती है। पर यह कैसा रिश्ता होता है जो पल भर में बेटी को मां से अलग कर लेता है। इस तरह के अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में, मीनू के दिमाग में आने लगे। मीनू ने सबसे पहले तो अपनी मां को एक गिलास पानी पिलाया और फिर उन्हें सांत्वना देते हुए उनसे कहा, उन्हें धीरज देते हुए बोले, मां आप रो मत, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी आपके पास ही है, और ये जो बेटी है ना आपकी, आपको रोता हुआ छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, ये आपके पास ही रहेगी। ये सब बातें सुनकर मां ने मीनू को अपने दिल से लगा लिया, गले लगा लिया, और फिर रुआं से स्वर में बोली, ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही है, कि नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। अरे बेटी तो पराया धनी होती है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। अर्थात मां कहना चाह रही है, बेटी का शादी करना भी आवश्यक है। उसकी शोभा बाप के घर में नहीं, बल्कि उसकी शोभा उसके ससुराल में होती है। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाए। वो उनके साथ निकल गई। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद जो है घर अस्त व्यस्त हो जाता है। उसे व्यवस्थित करने का कार्य जो है, यानी घर को वेल अरेंज्ड करने का कार्य मीनू ने किया। सब कुछ अब ठीक ठाक हो चुका था, सभी काम निपट चुके थे। अब घर का ही काम था जो माँ को ही करना था। अब मीनू को अपनी पढ़ाई की चिंता होने लगती है। जब तक वह शादी के काम में व्यस्त रही, तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। अब जब शादी के कार्य सभी संपन्न हो चुके हैं, तब उसका ध्यान उसकी पढ़ाई की ओर गया। मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी काफी दिन की छुट्टियां हो गई हैं। इसलिए मीनू अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति लेती है। माँ को अकेला छोड़कर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु उसकी मजबूरी थी। एक तरफ माँ का प्यार था, तो दूसरी तरफ से उसकी पढ़ाई की चिंता थी। इसलिए माँ ने भी जो है मीनू को स्वयं ही मेरठ जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि माँ जानती थी कि आशा की शादी के कारण मीनू को 10 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ी, जिससे उसकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। इस प्रकार विदा लेकर मीनू अपने हॉस्टल निकल जाती है। फिर मुलाकात होगी पाठ 17 के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।